नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम कला के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया है। कला के प्रकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सब पर मैंने गौर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया है, अर्थात विभाजित किया है, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। नीति शास्त्र में भी 64 प्रकार की ही कलाओं का वर्णन है। जैन ग्रंथ में 72 कलाएं बताई गई हैं। और कला विलास में पंडित क्षेमेंद्र ने, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कला विलास जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो उसके लेखक हैं पंडित क्षेमेंद्र। तो कला विलास में क्षेमेंद्र ने कलाओं को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे सुनारों की 64 कलाएं बताई हैं। क्षेमेंद्र ने कला विलास में सुनारों की कलाएं कितनी बताई हैं? 64 कलाएं बताई हैं। वेश्याओं के लिए उन्होंने 64 कलाएं बताई हैं। 64 ही उन्होंने जनोपयोगी कलाएं बताई हैं। 100 सार कलाएं बताई गई हैं और भेषज कलाएं 10 बताई हैं। और कायस्थों के लिए 16 कलाएं और पुरुषार्थों के लिए 32 कलाएं बताई हैं। ये सभी क्षेमेंद्र द्वारा रचित ग्रंथ से ली गई हैं। इसके बाद कला एवं शिल्प की बात करते हैं। वैसे प्राचीन समय में कला को ही शिल्प कहा जाता था, अर्थात कला और शिल्प दोनों एक ही हैं, लेकिन कई विद्वान इन्हें अलग अलग ही मान लेते हैं। ललित कलाएं। आचार्य भरतमुनि ने सबसे पहले कलाओं को 2 भागों में बांटा, शिल्प और कला में। जहाँ कला से अभिप्राय ललित कलाओं से था, जो उच्च कला मानी जाती है, एवं शिल्प से अभिप्राय निम्न कोटि की कलाओं से था। ललित कला किसे कहते हैं? तो वे कलाएं जो हमारे भावों की व्यंजना करने में सहायक होती हैं, उन्हीं को हम ललित कलाएं कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वे कलाएं जो हमारे भावों की व्यंजना को करने में सहायक होती हैं, उन्हें हम ललित कलाएं कहते हैं। रूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं किसे कहते हैं? तो रूपप्रद कलाएं वे होती हैं जिनके निर्माण में भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और वे अपना नया रूप धारण कर लेती हैं, जिनका प्रधान गुण सौंदर्य होता है। उन्हें हम रूपप्रद कलाएं कहते हैं, या फिर प्लास्टिक आर्ट भी कहते हैं रूपप्रद कला को। कला का वर्गीकरण। आधुनिक काल में कला का वर्गीकरण मुख्यतः 2 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, ललित कला और उपयोगी कला। तो बात कर लेते हैं ललित कलाएं किसे कहते हैं और उपयोगी कलाएं किसे कहते हैं। ललित कलाएं देखिए, ललित कलाएं वे कलाएं हैं जो हमारे भावों की व्यंजना में सहायक होती हैं, जिनका प्रधान गुण सौंदर्य होता है। और उपयोगी कला किसे कहते हैं? तो ऐसी कलाएं जो मानव समाज के लिए उपयोगी हैं, जैसे स्वर्णकारी, बढ़ईगिरी, कसीदाकारी आदि कलाएं उपयोगी कलाओं के नाम से जानते हैं। और भी कई हैं। भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री आचार्य भरतमुनि ने सर्वप्रथम कला का विभेद करते हुए इसे ललित एवं उपयोगी कला में बांट दिया था। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में
कला को चारु और कारु दो नामों से बांटा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में, पहला तो यहीं से प्रश्न बनता है कि पाणिनि के ग्रंथ का क्या नाम था, तो अष्टाध्यायी। तो उसमें कला को दो नामों के से बांटा, चारु और कारु। अब ये चारु और कारु क्या है ये भी समझिए। यहाँ पर चारु कला ललित कला थी और कारु शायद उपयोगी कला थी। चारु कला ललित कला और उपयोगी कला कारु को जानते हैं, तो इसे ध्यान रखना। पाश्चात्य विद्वान मोरियल विंसेंट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत कोश में भारतीय दृष्टिकोण से कला को बाह्य एवं गोपनीय दो भागों में विभाजित किया। एक बार फिर रिवाइज करके देख लीजिए। मोरियल विल्सन ने कला को भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से बाह्य एवं गोपनीय दो भागों में विभाजित किया, जहां पर बाह्य कला से तात्पर्य था चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, भाषण कला, ये सब। और गोपनीय कलाएं किसे कहते हैं? गोपनीय कलाओं से उनका तात्पर्य था आलिंगन, चुम्बन आदि। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम काव्य को कला के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए कला के विभाजन करने का प्रयास किया। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो रहा है कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सबसे पहले काव्य को कला के अंतर्गत सम्मिलित किया था। इससे पहले काव्य को कला के अंतर्गत नहीं माना जाता था। प्लेटो ने कला में काव्य को सम्मिलित किया। अरस्तु ने अपने ग्रंथ भाषण शास्त्र में, अरस्तु का एक ग्रंथ है भाषण शास्त्र, उसमें कला के उपयोगी एवं ललित होने के संकेत दिए थे। मतलब अरस्तु भी कला को दो भागों में बांटते हैं, उपयोगी कला और ललित कला। जर्मनी के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हेगल ने भी यूरोप में सर्वप्रथम कलाओं को विकास के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर दिया: प्रतीकात्मक कला, शास्त्रीय कला और स्वच्छंदतावादी कला। हेगल ने तीन भाग किए हैं कला के: प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और स्वच्छंदतावाद, जिसमें प्रतीकात्मक कला के अंतर्गत प्रतीकों के द्वारा निर्मित कला का उल्लेख किया गया था और इसी में उन्होंने वास्तुकला को सम्मिलित किया। शास्त्रीय कला के अंतर्गत उन्होंने मूर्ति कला को सम्मिलित किया और तीसरी और अंतिम अर्थात स्वच्छंदतावादी कला के अंतर्गत काव्य एवं चित्रकला को सम्मिलित किया। इस प्रकार हेगल ने भी सबसे पहले अपने प्रसिद्ध ग्रंथ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट या फिर फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में, माफ़ कीजिएगा गलत बोल गया मैं, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट नाम से एक चैप्टर है, एक शीर्षक है। ठीक है, तो हेगल ने कहाँ पर कला का वर्गीकरण किया है, तो हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट नाम से इन्होंने एक शीर्षक लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है ललित कला के दायरे में 5 कलाओं को उन्होंने रख दिया है। अर्थात हेगल के अनुसार ललित कला के दायरे में 5 कलाएं आती है, अर्थात 5 कलाओं को ललित कला हेगल ने बताया है। ये 5 कलाएं कौन कौन सी हैं ये देखिए। पहली है काव्य कला, दूसरी है संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला और पांचवी है
वास्तुकला। तो इस तरह से काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और वास्तुकला, ये 5 कलाएं हैं। इन्होंने ये भी ध्यान रखना है कि काव्य को उन्होंने सबसे पहली कैटेगरी में रखा है, अर्थात नंबर 1 पर रखा है, और वास्तुकला को उन्होंने 5वें स्थान पर रखा है। हेगल ने ललित कला के दायरे में जो 5 कलाओं का उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने काव्य को पहले स्थान पर रखा है, जबकि स्थापत्य कला को अंतिम स्थान अर्थात 5वें स्थान पर रखा है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री क्रोचे कला को अविभाज्य मानते हैं। मतलब जो क्रोचे हैं ये कला को विभाजित मानते ही नहीं है। इनका मानना है कि कला को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका तैयार होता है कि ऐसे कौन से सौंदर्य शास्त्री हैं, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो कला को अविभाज्य मानते हैं, अर्थात विभाजित नहीं करते हैं। तो उनका नाम है क्रोचे। अनुकरण के आधार पर कला का वर्गीकरण देखिए। अनुकरण के आधार पर कला 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर रखा है अनुक्रम पर आधारित कलाएं, और नंबर 2 पर अनुकरण पर आधारित ना होने वाली कलाएं, अर्थात अनुकरण पर आधारित होने वाली कलाएं और अनुकरण पर आधारित न होने वाली कलाएं। तो अनुकरण पर आधारित होने वाली कलाओं में उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, अभिनय आदि को रखा है, और इन कलाओं में सबसे ज़्यादा अनुकरण कला में पाया जाता है। अनुकरण पर आधारित ना होने वाली कलाओं में वास्तुकला है, अर्थात वास्तुकला में अनुकरण की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम के आधार पर कला का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख बिंदुओं पर कला का वर्गीकरण किया गया है। व्यावसायिक कला। अब व्यावसायिक कला में कसीदाकारी आती है, बढ़ईगिरी आती है, स्वर्णकारी आती है, तो ये आती है व्यावसायिक कला में। और दूसरी है उदार कला। इसमें काव्य, संगीत, चित्र और मूर्ति कला ये उदार कला में आती है। ठीक है, तो ये व्यावसायिक कला और उदार कला, इन 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण हो सकता है। अब प्रयोजन के आधार पर कला का वर्गीकरण। प्रयोजन के आधार पर कला का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोजन के आधार पर कला को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला, अलंकरणात्मक। इसका प्रधान गुण श्रृंगार है। दूसरा, अनुकरणात्मक। इसमें भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से की जाती है, जैसे चित्रकला। आत्म अभिव्यंजक कला, ये तीसरी है। इसके अंतर्गत भाव और विचारों का सामंजस्य है, इसलिए यह प्रमुख मानी जाती है। मूर्तता के आधार पर कला का वर्गीकरण। अब मूर्तता के आधार पर कला का वर्गीकरण करेंगे तो एक है मूर्तता। इसका ज्ञान हम अपने नेत्रों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मूर्त कला जो होगी उसे हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे चित्र, मूर्ति कला, वास्तुकला, अभिनय, इसे हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, इसलिए इसे मूर्त कला कहते हैं। और दूसरी है अमूर्त कला। अमूर्तता के अंतर्गत केवल हम अनुभव कर सकते हैं, नेत्रों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। तो अमूर्तता के अंतर्गत जिन चीज़ों का अनुकरण हम नेत्रों द्वारा न करके आत्मा के द्वारा करते हैं, अर्थात केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे काव्य, संगीत, अर्थात ये अमूर्त कला के अंतर्गत आती हैं। गति के आधार पर कला का वर्गीकरण। गति के आधार पर कला का वर्गीकरण करेंगे तो एक है स्थैतिक कला। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला
ये सब आ जाती हैं। और दूसरी है गयात्मक कला, अर्थात काव्य, संगीत, नृत्य, ये गयात्मक है। तो ये हमारा कला के वर्गीकरण से संबंधित ये वीडियो था। इस विषय को मैंने बहुत ही विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है और कला के वर्गीकरण से, कला के क्लासिफिकेशन से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आ सकते थे, जितनी प्रकार से कला का वर्गीकरण किया गया है, उन सब को मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए लाभकारी अगर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी जो कला के विद्यार्थी हैं, जिन्हें कला के ज्ञान की आवश्यकता है, उन पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।